नमस्कार। आज हम सुनेंगे मन्नू भंडारी के संग्रह की कहानी मैं हार गई। जब कवि सम्मेलन समाप्त हुआ तो सारा हॉल हंसी, कह कहो और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। शायद मैं ही एक ऐसी थी जिसका रोम रोम क्रोध से जल रहा था। उस सम्मेलन की अंतिम कविता थी बेटे का भविष्य। उसका सारांश कुछ इस प्रकार था। एक पिता अपने बेटे के भविष्य का अनुमान लगाने के लिए उसके कमरे में एक अभिनेत्री की तस्वीर, एक शराब की बोतल और एक प्रति गीता की रख देता है और स्वयं छिपकर खड़ा हो जाता है। बेटा आता है और सबसे पहले अभिनेत्री की तस्वीर को उठाता है। उसकी बाछें खिल जाती हैं। बड़ी हसरत से उसे वह सीने से लगाता है, चूमता है और रख देता है। उसके बाद शराब की बोतल से 2-4 घूंट पीता है। थोड़ी देर बाद मुंह पर अत्यंत गंभीरता के भाव लाकर बगल में गीता दबाए वह बाहर निकलता है। बाप बेटे की यह करतूत देखकर उसके भविष्य की घोषणा करता है। यह साला तो आजकल का नेता बनेगा। कवि महोदय ने यह पंक्ति पढ़ी ही थी कि हॉल के एक कोने से दूसरे कोने तक हंसी की लहर दौड़ गई। पर नेता की ऐसी फजीहत देखकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। साथ आए हुए मित्र ने व्यंग करते हुए कहा, क्यों, तुम्हें तो वह कविता बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। तुम्हारे पापा भी तो एक बड़े नेता हैं। मैंने गुस्से में जवाब दिया, पसंद? मैंने आज तक इससे भद्दी और भोंडी कविता नहीं सुनी। अपने मित्र की व्यंग की तिक्तता को मैं खूब अच्छी तरह पहचानती थी। उनका क्रोध बहुत कुछ चिलम न मिलने वालों के आक्रोश के समान ही था। उनके पिता चुनाव में मेरे पिताजी के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हुए थे और हार गए थे। उस तमाचे को वह अभी तक नहीं भूले थे। आज यह कविता सुनकर उनके दिल की जलन निकालने का अवसर मिला। उन्हें लग रहा था मानो उनके पिता का हारना भी आज सार्थक हो गया। पर मेरे मन में उस समय कुछ और चक्कर चल रहा था। मैं जली भुनी जो गाड़ी में बैठी तो सच मानिए सारे रास्ते यही सोचती रही कि किस प्रकार इन कवि महाशय को करारा सा जवाब दूं। मेरे पापा जी के राज में ही नेता की ऐसी छवि कोई कैसे चुपचाप सहन कर लेगा भला। चाहती तो यही थी कि कविता में ही उसको जवाब दूं, पर इस ओर कभी कदम नहीं उठाया था। सो निश्चय किया कि कविता नहीं तो कहानी ही सही। अपनी कहानी में मैंने एक ऐसे सर्वगुण संपन्न नेता का निर्माण करने की योजना बनाई जिसे पढ़कर कवि महाशय को अपनी हार माननी ही पड़े। भरी सभा में वह जो नहला मार गए थे उस पर मैं दहला नहीं सीधे इक्का ही फटकारना चाहती थी, जिससे बाजी हर हालत में मेरी ही रहे। यही सब सोचते सोचते मैं कमरे में घुसी तो दीवार पर लगी बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरों पर नज़र गई। सबके प्रतिभाशाली चेहरों से मुझे प्रोत्साहन मिला। सब नेताओं के व्यक्तिगत गुणों को एक साथ ही मैं अपने नेता में डाल देना चाहती थी, जिससे वह किसी भी गुण में कम न रहने पाए। पूरे सप्ताह तक मैं बड़े बड़े नेताओं की जीवनियाँ पढ़ती रही और अपने नेता का ढांचा बनाती रही। सुना था और पढ़कर भी महसूस किया कि जैसे कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, वैसे ही महान आत्माएं गरीबों के घर में ही उत्पन्न होती हैं। सोच विचार कर एक शुभ मुहूर्त देखकर मैंने सब गुणों से लैस करके अपने नेता का जन्म गांव के एक गरीब किसान की झोपड़ी में करा दिया। मन की आशाएं और उमंगें जैसे बढ़ती हैं वैसे ही मेरा नेता भी बढ़ने लगा। थोड़ा बड़ा हुआ तो गांव के स्कूल में ही उसकी शिक्षा प्रारंभ हुई। यद्यपि मैं इस प्रबंध से विशेष संतुष्ट नहीं थी, पर स्वयं भी मैंने परिस्थिति बना डाली थी कि इसके सिवाय कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे उसने मिडिल पास किया। यहाँ तक आते आते उसने संसार के सभी महान व्यक्तियों की जीवनियाँ और क्रांतियों के इतिहास पढ़ डाले। देखिए, आप बीच में ये मत पूछ बैठिए कि 8वीं का बच्चा इन सबको कैसे समझ सकता है। यह तो एकदम अस्वाभाविक बात है। इस समय मैं आपके किसी प्रश्न का जवाब देने की मनः स्थिति में नहीं। आप यह न भूलें कि यह बालक एक महान भावी नेता है। हाँ, तो यह सब पढ़कर उसके सीने में बड़े बड़े अरमान मचलने लगे, बड़े बड़े सपने साकार होने लगे, बड़ी बड़ी उमंगें करबटे लेने लगी। वह जहाँ कहीं भी अत्याचार देखता, मुट्ठियाँ भींच भींच कर संकल्प करता, सबको दूर करने की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता।
और मुझे उसकी योजना में, उसके संकल्पों में अपनी सफलता हंसती खेलती नजर आती। एक बार जान का खतरा मोल लेकर मैंने जमींदार के कारिंदों से भी उसकी मुठभेड़ करा दी और उसकी विजय पर उससे अधिक हर्ष मुझे हुआ। तभी अचानक एक घटना घट गई। उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। दवा इलाज के लिए घर में पैसा नहीं था, सो उसके पिता ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी और वह बेचारा कुछ भी न कर सका। पिता की इस बेबसी की मृत्यु का भारी सदमा उसको लगा। उसकी बूढ़ी माँ ने रोते रोते प्राण तो नहीं पर आंखों की रोशनी गंवा दी। घर में उसकी एक विधवा बुआ और एक छोटी क्षयग्रस्त बहन और थी। सबके भरण पोषण का भार उस पर आ पड़ा। आय का कोई साधन था नहीं। थोड़ी बहुत जमीन जो थी उसे जमींदार ने लगान बकाया निकालकर हथिया लिया। उसके पिता की विनम्रता का लिहाज करके अभी तक चुप बैठा था, पर अब क्यों मानता? उसके क्रांतिकारी बेटे से वह परिचित था, सो अवसर मिलते ही बदला ले लिया। अब मेरे भावी नेता के सामने भारी समस्या थी। वह सलाह लेने मेरे पास आया। मैंने कहा, अब समय आ गया है, तुम घर बार और रोटी की चिंता छोड़कर देश सेवा के कार्य में लग जाओ। तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। शोषितों की आवाज़ को बुलंद करके देश में वर्गहीन समाज की स्थापना करनी है। तुम सब कुछ बड़ी सफलतापूर्वक कर सकोगे, क्योंकि मैंने तुम में सब आवश्यक गुण भर दिए हैं। उसने बहुत ही बुझे स्वर में कहा, यह सब तो ठीक है, पर मेरी अंधी माँ और बीमार बहन का क्या होगा? मुझे देश प्यारा है, पर ये लोग भी तो कम प्यारे नहीं। मैं झल्ला उठी। तुम नेता होने जा रहे हो, यह कोई मजाक है? जानते नहीं, नेता लोग कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते, वे देश के संपूर्ण राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार चलना होगा। जानते हो, मैं तुम्हारी श्रेष्ठा हूँ, तुम्हारी विधाता। उसने सब कुछ अनसुना करके कहा, यह सब तो ठीक है, पर मैं अपनी अंधी बूढ़ी माँ की दर्द भरी आहों की उपेक्षा किसी भी मूल्य पर नहीं कर सकता। तुम मुझे कहीं नौकरी क्यों नहीं दिला देती? गुजारे का साधन हो जाने से मैं बाकी सारा समय सहर्ष देश सेवा में लगा दूंगा। तुम्हारे सपने सच्चे कर दूंगा, पर पहले मेरे पेट का कुछ प्रबंध कर दो। मैंने सोचा क्यों ना अपने पिताजी के विभाग में इसे कहीं कोई नौकरी दिलवा दूं, पर पिताजी की उदार नीति के कारण कोई जगह खाली भी तो रहने पाए। देखा, सब जगह भरी हुई थी। कहीं मेरे चचेरे भाई विराजमान थे तो कहीं फुफेरे। मतलब यह है कि मैं उसके लिए कोई प्रबंध न कर सकी। उसका मुंह तो चीर दिया, पर उसे भरने का प्रबंध न कर सकी। हार कर उसने मजदूरी करना शुरू कर दिया। जमींदार की नई हवेली का काम चल रहा था, वह उसी में ईंटें ढोने का काम करने लगा। जैसे जैसे वह सिर पर ईंटें उठाता, उसके अरमान नीचे को धसकते जाते। मैंने लाख उसे यह काम न करने के लिए कहा, पर वह अपनी माँ बहन की आड़ लेकर मुझे निरुत्तर कर देता। मुझे उस पर कम क्रोध नहीं था, फिर भी मुझे भरोसा था, क्योंकि बड़ी बड़ी प्रतिभाओं और गुणों को मैंने उसकी घुट्टी में पिला दिया था। हर परिस्थिति में वे अपना रंग दिखलाएंगे, यह सोचकर ही मैंने उसे उसके भाग्य पर छोड़ दिया और तटस्थ दर्शक की भांति उसकी प्रत्येक गतिविधि का निरीक्षण करने लगी। उसकी बीमार बहन की हालत बेहद खराब हो गई। वह उसे बहुत प्यार करता था। उसने एक दिन काम से छुट्टी ली और शहर गया। उसके इलाज के प्रबंध की तलाश में घूम फिरकर एक बात उसकी समझ में आई कि काफ़ी रुपया हो तो उसकी बहन बच सकती है। रास्ते भर उसकी रुग्ण बहन के करुण चीत्कार उसके हृदय को बेधते रहे। बार बार उसे उसकी बहन चिल्ला चिल्ला कर कह रही हो, जैसे भैया मुझे बचा लो, कहीं भी रुपए का प्रबंध करके मुझे बचा लो भैया, मैं मरना नहीं चाहती। और उसके सामने उसके बाप की मृत्यु का दृश्य घूम गया। गुस्से से उसकी नसें तन गईं। वह गांव आया। वहाँ के जितने भी संपन्न लोग थे सबसे कर्ज मांगा, मिन्नतें की, हाथ जोड़े, पर निराशा के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं मिला। इस नाकामयाबी पर उसका विद्रोही मंजर से भड़क उठा। वह दिन भर बिना बताए जाने क्या क्या संकल्प करता रहा और आधी रात के करीब दिल में निहायत ही नापाक इरादा लेकर उठा। मैं काँप गई। वह चोरी करने जा रहा था।
मेरे बनाए नेता का ऐसा पतन, वह चोरी करे, छी छी। और इसके पहले कि चोरी जैसा जघन्य कार्य करके वह अपनी नैतिकता का हनन करता, मैंने उसका ही खात्मा कर दिया, अपनी लिखी हुई कहानी के पन्नों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसकी तबाही के साथ एक महान नेता के निर्माण करने का मेरा हौसला भी मुझे तबाह होता ही नजर आया। लेकिन इतनी आसानी से मैं हिम्मत हारने वाली नहीं थी। बड़े धैर्य के साथ मैं अपनी कहानी का विश्लेषण करने बैठी कि आखिर क्यों सब गुणों से लैस होकर भी मेरा नेता न बनकर चोर बन गया। और खोजबीन करते करते मैं अपनी असफलता की जड़ तक पहुंच ही गई। गरीबी के कारण ही उसके सारे गुण दुर्गुण बन गए थे और मेरी मनोकामना अधूरी ही रह गई। जब सही कारण सूझ गया तो उसका निराकरण करना क्या कठिन था। कहानी के आगे पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।